हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन क्या था? एमआरएनए का फॉर्मेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो है ट्रांसलेशन। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे? एमआरएनए से क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोटीन में क्या होगा? बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की एक चेन बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन। और यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा इन अमाइनो एसिड्स के बीच में, उसे हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो यानी हम क्या कर रहे हैं? एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बना रहे हैं, यानी हम क्या करें? प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे हैं। ट्रांसलेशन में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हम देखेंगे। कुछ मशीनरी जो इसमें लग रही है वो भी हम देखते हैं। अब जो ट्रांसलेशन की मशीनरी है उसमें हमें क्या क्या चाहिए? देखो, उसमें हमें सारे तीनों टाइप्स के आरएनए चाहिए। एमआरएनए भी चाहिए, टीआरएनए भी चाहिए, आरआरएनए चाहिए और राइबोसोम्स चाहिए। ठीक है, एमआरएनए हमें पता है क्यों चाहिए, क्योंकि एमआरएनए से ही हम क्या बना पाएंगे? प्रोटीन बना पाएंगे। तो उसके पास वो इंफॉर्मेशन है जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगी। टीआरएनए जो है क्या है? ट्रांसफर आरएनए। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा स्ट्रक्चर था? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर था। ठीक है, यानी अगर हम इसका 2D स्ट्रक्चर देखें तो क्लोवर लीफ है, लेकिन अगर हम इसका 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसा है? एल शेप नज़र आता है। ओके, अब यहाँ पर इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स हैं। तो जो इसकी 3 प्राइम एंड जो होता है, यहाँ पर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है CCA। तो इस एंड के ऊपर ही जो है वो क्या होता है? अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आके ऐड होते हैं। यानी 3 प्राइम एंड पे अमाइनो एसिड्स ऐड होते हैं। और कौन सा सीक्वेंस, कौन सा कोडॉन होता है? CCA। ठीक है, और ये वाली जो आर्म होती है इसको हम बोलते हैं असेप्टर स्टेम और अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट जो है वो इसी को बोलते हैं हम। अब इसके बाद जो है वो आती है यहाँ पर डी आर्म। डी आर्म, और इसको हम डी लूप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? डाई हाइड्रो यूरेसिल प्रेजेंट होता है। डाई हाइड्रो यूरेसिल, इसीलिए इसको हम डी आर्म भी बोलते हैं, डाई हाइड्रो यूरेसिल और डी लूप। अच्छा, फिर इसके बाद आती है ये वाली टी आर्म, और इसको हम टी साई सी लूप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करती है ये वाली साइट, यानी यहाँ पर राइबोसोम बाइंड होता है। तो इसको हम कह सकते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट और टी साई सी लूप और टी आर्म। ओके, अब उसके बाद आती है यहाँ पर एंटीकोडॉन आर्म, क्योंकि यहाँ पर एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि नीचे जो है वो एमआरएनए होगा, एमआरएनए के पास क्या होगा? कोडॉन प्रेजेंट होगा। एमआरएनए के पास कोई भी एक कोडॉन प्रेजेंट होगा, और ये कोडॉन और यहाँ पे ये एंटीकोडॉन आपस में जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो इस वजह से ये वाली जो आर्म है इसको हम बोलते हैं एंटीकोडॉन आर्म। बाकी ये आ जाती है वेरिएबल आर्म। यहाँ पे कुछ अनपेयर्ड बेसिस होते हैं, इस वजह से ये आर्म कुछ इस तरह से निकली होती है। टीआरएनए की स्टेबिलिटी के लिए हमें ये आर्म चाहिए होती है, इसलिए ये वाली जो आर्म होती है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल आर्म। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी आर्म होंगी इसके अंदर? अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट और असेप्टर स्टेम, टी आर्म, टी साई सी लूप, और हम इसको राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं। डी आर्म और डाईहाइड्रोक्सो यूरेसिल लूप, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल आर्म, एंटीकोडॉन आर्म। ये सारी जो है ये टीआरएनए की जो है ये आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हमें टीआरएनए चाहिए होता है। अब उसके बाद बात आती है राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम्स। तो देखो, इसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता, प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं सकती है, क्योंकि राइबोसोम्स क्या करते हैं? यही तो मेन जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है? राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करवाना। और राइबोसोम जो होते हैं इसके हमारे पास 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक बड़ा सब यूनिट होता है और एक छोटा होता है। ठीक है, तो जो ये राइबोसोम होता है इसके अंदर एक एमआरएनए अटैचमेंट साइट होती है इस राइबोसोम में, और एक होती है टीआरएनए की बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो इस पे राइबोसोम में 2 साइट्स होती है, एक एमआरएनए जिससे बाइंड होगा उस पे, और एक साइड पे जो है वो टीआरएनए बाइंड होगा। इसलिए राइबोसोमल आरएनए की भी हमें ज़रूरत है और राइबोसोम्स की भी हमें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है डीएनए एज अ स्पेसिफिसिटी कंट्रोल। यानी यहाँ पर डीएनए जो है वो क्या करता है? वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि एक हमें एग्जैक्ट सीक्वेंस मिल सके और अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड लिंक होकर क्या दे? हमें एक डिजायर्ड प्रोटीन दे। ठीक है, इसलिए हमें डीएनए जो है वो एज अ स्पेसिफिसिटी कंट्रोल लेना होता है। अब ये काम डीएनए किसकी हेल्प से करवाता है? ये काम डीएनए जो है वो एमआरएनए के थ्रू करवाता है। तो ये एक्टिविटी किसके थ्रू करवाता है? डीएनए एमआरएनए के थ्रू करवाता है। अब बात आती है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड नहीं होंगे तब तक तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो बिना अमाइनो एसिड के प्रोटीन बन नहीं सकता, तो अमाइनो एसिड तो हमें चाहिए। तो ये थी मशीनरी। अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म। तो अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म। ट्रांसलेशन का जो मैकेनिज्म है इसमें जो है वो 5 स्टेप्स हैं। तो जिसमें हम सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, इसमें क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे? अमाइनो एसिड लेंगे एक,
ठीक है। और इसके साथ हमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, एनर्जी सोर्स चाहिए, और हमें क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए। यहाँ पर जो हम एंजाइम यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं अमीनो असाइल सिंथेटेज। अमीनो असाइल सिंथेटेज, ये एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इन तीनों का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, यानी अमीनो एसिड, एएमपी और ये एंजाइम, इन तीनों का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, ये हमें मिलेगा और इसके साथ में रिलीज होगा पायरोफॉस्फेट। तो यहाँ पर इस तरह का ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, इसको हम बोल रहे हैं कि ये अमीनो एसिड जो है वो एक्टिवेट हो गया। एक बार जब अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा जो है ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए। यानी ये पहला स्टेप हुआ। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है अमीनो एसिड, एएमपी और एंजाइम, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा टीआरएनए के साथ। जब ये टीआरएनए के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये अमीनो एसिड जो है ये टीआरएनए से बाइंड कर जाएगा और रिलीज क्या होगा, एएमपी रिलीज होगा और क्या रिलीज होगा, एंजाइम रिलीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि ये जो अमीनो एसिड और टीआरएनए बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज टीआरएनए। यानी यहाँ पर टीआरएनए की क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब क्या हुआ कि जब टीआरएनए से अमीनो एसिड बाइंड हो गया है तो उस तरह का टीआरएनए कैसा टीआरएनए होता है, चार्ज टीआरएनए। और हम इसको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और हम इसको क्या बोलते हैं, अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए हम इसको बोलते हैं। ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब जो है वो हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की, जिसमें क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस स्टार्ट होएगी। तो इनिशिएशन में यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये हमारा एमआरएनए है, ठीक है, एमआरएनए के ऊपर जो स्टार्ट कोडॉन होता है वो क्या होता है, AUG, जो किसको कोड करता है, मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, तो ये है एमआरएनए। अब इस एमआरएनए के साथ में जो राइबोसोम होते हैं, आपको ध्यान होगा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S होता है और यूकैरियोट्स के अंदर 80S होता है। ओके, ये दो सब यूनिट्स पे डिवाइड हो जाते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सा है, 50S लार्जर सब यूनिट और 30S स्मॉलर सब यूनिट। यूकैरियोट्स के अंदर 40S स्मॉलर सब यूनिट और 60S लार्जर सब यूनिट, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जो राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट होगा वो यहाँ पर आके बाइंड हो जाएगा, एमआरएनए और राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट बाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर फिर से यहाँ पर हम एमआरएनए ले रहे हैं और ये एमआरएनए का जो है वो स्टार्ट कोडॉन AUG 5' 3' और यहाँ पर राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट ये बाइंड है। अब यहाँ पर क्या होगा, चार्ज्ड टीआरएनए आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, चार्ज्ड टीआरएनए आएगा। अब टीआरएनए जो है, आपको ध्यान होगा टीआरएनए के अंदर हमने कौन सा लूप पढ़ा था, एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप हमने टीआरएनए के अंदर पढ़ा था। तो ये जो टीआरएनए का ये वाला जो लूप है ये एंटीकोडॉन लूप है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कोडॉन है एमआरएनए का AUG है, तो यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर AUG है तो यहाँ पर क्या सीक्वेंस होगा, यहाँ पे होगा A की जगह U, यहाँ पे A, यहाँ पे C। तो एंटीकोडॉन लूप से जो है वो टीआरएनए और एमआरएनए की जो है वो बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ये। दूसरा हम ये बोल रहे हैं ये चार्ज्ड टीआरएनए, यानी इस टीआरएनए के पास क्या है, एक अमीनो एसिड प्रेजेंट है, इसलिए ये चार्ज्ड टीआरएनए एक्टिवेटेड है। ओके, अब यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो ये अमीनो एसिड होता है, यहाँ पर सिर्फ फॉर्माइल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। फॉर्माइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है और मिथियोनिन से बाइंड होता है, यानी ये हो गया फॉर्माइल मिथियोनिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। लेकिन यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर जो ये टीआरएनए होता है इसमें यहाँ पर सिर्फ मिथियोनिन ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिर्फ मिथियोनिन, कोई फॉर्माइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ये यूकैरियोट्स के अंदर सिर्फ मिथियोनिन है और अगर फॉर्माइल ग्रुप लगा है तो वो कौन सा केस होगा, वो होगा प्रोकैरियोट्स का केस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि चार्ज्ड टीआरएनए जो है वो एंटीकोडॉन लूप की साइड से जो है वो एमआरएनए से जो है वो पेयरिंग हो गई, यानी बाइंड हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या होगा कि जो राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट होगा वो भी यहाँ पर आके बाइंड हो जाएगा। तो ये एमआरएनए है और ये
राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट और यहाँ पे राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट, ये बाइंड हो गया। अब लार्जर सब यूनिट जो है इसके अंदर यहाँ पर 3 साइट्स प्रेजेंट हैं, ई साइट, पी साइट और ए साइट। ये ए साइट है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, पेप्टाइड बाइंडिंग साइट पी साइट और ये एग्जिट साइट है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ पर एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हमारे पास ये जो चार्ज टीआरएनए था ये कौन सी साइड पे आएगा, फिर ये आएगा ये पी वाली साइड पे, यानी यहाँ पर एमआरएनए का स्टार्ट कोडॉन प्रेजेंट है और यहाँ पर इसका एंटी कोडॉन यूएसी प्रेजेंट है। और यहाँ पर फॉर्माइल मिथ्योनिन प्रोकैरियोट्स में और मिथ्योनिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये प्रेजेंट है। तो यानी ये वाला जो है ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पी साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये पूरा आप क्या बन गया, एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जिसमें एमआरएनए भी प्रेजेंट है, जिसमें राइबोसोम का दोनों सब यूनिट्स भी प्रेजेंट है और जिसमें टीआरएनए जो है वो भी प्रेजेंट है। तो ये बन गया एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, यानी यहाँ से ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इसके आगे इलोंगेशन की। तो देखो इलोंगेशन में क्या होगा, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पहले तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तक हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, एमआरएनए प्रेजेंट था, एमआरएनए के साथ में राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट और राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट थे और यहाँ पर हमारे पास 3 साइड प्रेजेंट थी, ई पी ए प्रेजेंट थी। ठीक है ना, ए साइड, पी साइड और ई साइट, एग्जिट साइट। और यहाँ पर जो चार्ज टीआरएनए जो था वो किसके ऊपर प्रेजेंट था, पी साइट के ऊपर। ये यहाँ तक तो बन गया था। अब यहाँ पर क्या है, हमें चाहिए क्या, इलोंगेशन फैक्टर। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के अंदर यूज होगा इलोंगेशन फैक्टर टीयू जो जीटीपी से बाइंड होगा। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा जो जीटीपी से बाइंड होगा। ठीक है, क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ए साइट है ना, ये वाली साइट, इसके ऊपर जो है वो हम ये टीआरएनए जो लाएंगे जो अमीनो एसिड लेके आएगा। लेकिन ये टीआरएनए को जो है ये ए साइड पे कौन हेल्प करेगा, इसको हेल्प करने में इलोंगेशन फैक्टर जो है वो इसकी मदद करेगा इस साइड पे एंटर करने में। तो यहाँ पर ये जो है ये टीआरएनए किससे बाइंड होगा, इलोंगेशन फैक्टर टीयू जीटीपी से। तो एक बार जो ये टीआरएनए जो है जो ये अमीनो एसिड को लेके आया है ये इस ए साइड पे एंटर हो गया, फिर ये क्या होगा, जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी और ये इलोंगेशन फैक्टर जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलीज हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा इलोंगेशन के अंदर वो क्या होगा कि यहाँ पर ये वाला जो अमीनो एसिड था इस पी साइट के ऊपर, जो ये टीआरएनए जो था इसके ऊपर जो अमीनो एसिड है ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर अब बन गया डाईपेप्टाइड, यानी यहाँ पर एक और अमीनो एसिड हो गया। ये इलोंगेशन का सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप में क्या हुआ कि ए साइड के ऊपर एक और टीआरएनए जो है वो अमीनो एसिड कैरी करके जो है वो एंटर हो गया, लेकिन किसने करवाया उसको, हेल्प किसने करी, इलोंगेशन फैक्टर टीयू जीटीपी ने इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और इन केस ऑफ यूकैरियोट 1 अल्फा जीटीपी ने। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि यहाँ पर जो पी साइड पे जो टीआरएनए था इसके पास जो अमीनो एसिड था ये कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये ट्रांसफर हो गया ए साइड पे। अब इन दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड स्टेप इलोंगेशन का। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या हुआ, ये एमआरएनए है और ये राइबोसोम है। अब यहाँ पर सिचुएशन कैसी हो गई है कि ये जो ई साइट है यहाँ पे, अच्छा ये तीनों साइट है, यहाँ पर जो है ये वाला टीआरएनए इसके ऊपर क्या है, ये एक अमीनो एसिड प्रेजेंट है और एक और अमीनो एसिड आ गया यहाँ से। ठीक है, 2 यानी डाईपेप्टाइड बन गया है। और यहाँ पर जो टीआरएनए था ये वाला जो टीआरएनए ये कैसा हो गया, खाली एम्प्टी हो गया, के पास तो कोई अमीनो एसिड नहीं। तो ये वाला टीआरएनए अब इस ई साइड पे मूव करेगा, एग्जिट साइड पे। ठीक है, तो ये टीआरएनए अब क्या हो गया, इस साइड पे मूव कर गया। तो ये टीआरएनए इधर मूव कर गया, हम इसको यहाँ ले लेते हैं। ये टीआरएनए यहाँ पे आ जाएगा, ये टीआरएनए इधर, और यहाँ से फिर ये क्या करेगा, एग्जिट साइड से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर इलोंगेशन में क्या हुआ कि पहले स्टेप में इलोंगेशन फैक्टर टीयू ने क्या करा, हेल्प करी
कि टीआरएनए को लेके आया और उसको ए साइड पे एंटर करवाया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जो पी साइड पे चार्ज टीआरएनए था उसके पास जो अमाइनो एसिड था वो ट्रांसफ़र हो गया ए साइड पे, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब ये जो पी साइड वाला टीआरएनए था वो अनचार्ज्ड है क्योंकि उसके पास तो कोई अमाइनो एसिड है नहीं, तो वो मूव कर गया ई साइड पे और ई साइड से एग्जिट साइड से वो बाहर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि सिचुएशन कैसी होगी अब ऐसी, ये हमारे पास ये हमारे पास क्या है mRNA, ठीक है। इस mRNA के ऊपर ये है लार्जर सब यूनिट और ये है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रेजेंट है ये 3 साइट, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाला टीआरएनए जो डाइपेप्टाइड बना ये कहाँ पे मूव कर गया, ये मूव करेगा अब पी साइट पे, क्योंकि ए साइड पे क्या होगा, एक और अमाइनो एसिड आएगा ना इलॉन्गेशन फैक्टर लेके, तो यहाँ पर एक और स्टेप होगा, यहाँ पर एक और अमाइनो एसिड आएगा, फिर से क्या होगा सेम वही स्टेप, यहाँ पर भी इलॉन्गेशन फैक्टर जो है वो एक और अमाइनो एसिड जो है वो लेके आया है टीआरएनए के साथ। अब ये यहाँ पर मूव कर जाएंगे, ये चेन इधर मूव करेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर ये खाली हो जाएगा, ये चला जाएगा ई साइड से मूव कर जाएगा और फिर ये जो है वो वापस पी साइड पे आ जाएगा, यानी अब ये जो 3 ट्राइपेप्टाइड की बनेगी चेन, यहाँ से ये जो है ये हट जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, अब ये इधर मूव कर जाएगा और यहाँ पर ये पी साइड खाली हो जाएगी, फिर ये दोबारा इस साइड पे आएगा, फिर से एक आएगा, ऐसे एक लॉन्ग चेन बनती जाएगी। अब क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे एक एक पेप्टाइड चेन बनती जा रही है, यानी एक एक नया अमीनो एसिड ऐड होता जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राइबोसोम जो है वो मूव कर रहा है ना। जब एक पेप्टाइड था, एक हमारा अमीनो एसिड था तो राइबोसोम एक पोजीशन पे था, जब दूसरा अमीनो एसिड ऐड हुआ तो राइबोसोम आगे मूव किया, फिर तीसरा आया तो राइबोसोम और आगे मूव किया, यानी इस तरह का जो मूवमेंट हो रहा है ना राइबोसोम का mRNA में, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, इस स्टेप को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये है इलोंगेशन स्टेप, ठीक है। ये पूरा इलोंगेशन के अंदर होगा। अब जैसे जैसे राइबोसोम मूव करेगा तो लास्ट में उसको क्या मिलेगा, उसको लास्ट में मिलेगा क्या, स्टॉप कोडॉन। लास्ट में वो कहाँ पहुँचेगा, स्टॉप कोडॉन के पास पहुँचेगा। तो राइबोसोम में जो स्टॉप कोडॉन होगा, जैसे ये है राइबोसोमल सब यूनिट और ये है हमारा ये 3 साइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस वाली साइड पे स्टॉप कोडॉन जो है ए साइड पे स्टॉप कोडॉन आ जाएगा और पी साइड जो होगी ना, यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर्स आएंगे। ये रिलीजिंग फैक्टर क्या करेंगे ना, हेल्प करेंगे राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करने में जो ए साइड पे स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होगा और वहीं पे ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी, यानी प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो यही था लास्ट स्टेप, चेन टर्मिनेशन। तो यानी 3 मेन स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। ये पूरा जो है ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया।